एंड लॉ ऑफ मोशन जो क्लास 9th का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर यहाँ से लिया गया है। सेकंड चैप्टर से लिया गया फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है फोर्स। पहला पॉइंट क्या आता है? फोर्स। फोर्स के बारे में कुछ इफेक्ट्स पॉइंट दिया गया है। फोर्स का डिफिनीशन है, पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। फोर्स इज डिनोटेड बाई, क्या है? एफ। फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन को क्या जिससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं? दोनों होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी पिछले क्लास में बताया गया। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, वो क्या कहलाता है? आपका स्केलर क्वांटिटी। इसमें आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स आता है। क्या आता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम लोग को क्या देखना है कि फोर्स कैन नॉट बी सीन। किसी भी फोर्स को, जो भी पुलिंग है या पुशिंग है, जो भी फोर्स अप्लाइड होते हैं, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन है। और फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स। फोर्स को क्या किया जाता है? जज किया जाता है उसके इफेक्ट्स के द्वारा कि वो किस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी पे। अगर किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाया जाता है तो उसका इफेक्ट्स क्या होता है। अगर कोई मोशन में बॉडी है, उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका इफेक्ट्स क्या होता है। तो कुछ इस तरह का बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, 4-5 इफेक्ट्स हैं कि जब हम किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, क्या चेंजेज होते हैं। तो आइए इन सारे इफेक्ट नोट किया गया है। पहला क्या है कि फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। अगर हम कोई भी स्टेशनरी बॉडी है उस पर फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं? उसे मूव कर सकते हैं। सेकंड में आपका क्या है कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। हम किसी भी फोर्स, जो मूविंग बॉडी है, उस पर अगर फोर्स लगाते हैं तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। और फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। हम मूविंग बॉडी पे फोर्स लगा करके उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। स्पीड को घटा सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर कोई मूविंग बॉडी है तो। और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर कोई मूविंग बॉडी है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। अगर कोई भी बॉडी है तो उस पर हम फोर्स अप्लाई करके उसके शेप और साइज को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे बैलून होता है, बैलून पर अगर हम प्रेशर दाबते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो प्रेशर और फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स जैसे ही लगाते हैं तो उसका शेप क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसमें है कि मूविंग बॉडी, अगर कोई साइकिल आप यूज कर रहे हैं, साइकिल अगर रनअप में है, उस पर हम थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे तो पकड़ लें पीछे से, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है इस तरह से, और उसकी स्पीड भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। अगर कोई साइकिल धीरे धीरे चल रहा है, अगर पीछे से हम उसको पुश कर देते हैं तो उसका स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे जो कंडीशन है उसमें अप्लाई हो जाते हैं। अगर मूविंग बॉडी है, स्टॉप हो सकता है, स्टॉप बॉडी है, फोर्स लगा देंगे, मूविंग में हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है, शेप और साइज बदल जाता है। तो ये सारे फोर्स का क्या फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स लिखा गया, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस फोर्स था और दूसरा यहाँ पे लिखा गया अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। बैलेंस फोर्स क्या है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, ठीक है, द फोर्सेस आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? बैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि अगर कोई बॉक्स है, इस पर इस साइड से कोई फोर्स लगा रहा और इस पर इस साइड से कोई फोर्स लगा रहा, और अगर ये दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। दोनों फोर्स मतलब जीरो हो जाते हैं, ना ही इस पे ज़्यादा कोई फोर्स लग रहा। मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो कहलाएगा आपका बैलेंस्ड फोर्स। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता, नॉट जीरो होता है, तो वो कहलाता आपका अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। नॉट जीरो किस कंडीशन में होगा? इधर मान ली 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस कंडीशन में कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ऐसे वाले फोर्स क्या कहलाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। मतलब अनबैलेंस फोर्स मतलब बैलेंस फोर्स मतलब कि हम भी पकड़े हुए हैं 4 न्यूटन से और वो भी पकड़ा हुआ है 4 न्यूटन से, तो दोनों 4-4 न्यूटन से फोर्स क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो उसका रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। तो जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स कहलाएगा। और
और अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो तो वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो किसी भी स्टेशनरी बॉडी, मतलब जो रुका हुआ बॉडी है उसको क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और अगर कोई मूविंग में बॉडी है, मतलब चल रहा है, कोई मोशन में है, तो उसको क्या कर सकता है, ये स्टॉप कर सकता है। ये कंडीशन सिर्फ अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए है, बैलेंस फोर्स के लिए कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। तो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है और उस पर फोर्स लग रहा है, उसको मूव कर रहा है, तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है या फिर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो आप याद रखिएगा, अनबैलेंस फोर्स का कंडीशन है कि स्टेशनरी बॉडी को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, या मूविंग बॉडी को क्या कर सकता है, वो स्टॉप कर सकता है। ये कंडीशन किसका है, अनबैलेंस्ड फोर्स का है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। न्यूटन साहब 3 लॉ दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तीनों की बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन, ठीक है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन will continue in motion a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion। इसका मतलब हो गया कि ये न्यूटन साहब क्या कहते थे कि अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है, और अगर कोई बॉडी क्या चीज़ में है, मोशन में है, तो वो कंटिन्यू किस में रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। कब तक मोशन में रहेगा, कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे, और अप्लाई करने के बाद उसमें जो चेंजिंग होता है वो कंडीशन ना आ जाए। अगर कोई, तो ये आपका इनर्शिया है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। बहुत लोग को हिंदी भी कंफ्यूजन रहता है, तो इसको जड़त्व कहा जाता है। इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो अगर रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आएगा, और ये कंडीशन क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि एवरी बॉडी जो होते हैं उसके पास कुछ ना कुछ इनर्शिया होता है। ये कौन रिकॉग्नाइज करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये इस बात की प्रमाणित करता है कि कोई भी बॉडी है उसके पास कुछ ना कुछ क्या होते हैं, इनर्शिया होते हैं। अच्छा, इनर्शिया डिपेंड किस चीज़ पे करता है, कि इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट के मास पे या बॉडी पे डिपेंड करता है। द लार्जर मास द लार्जर इज इनर्शिया एंड द स्मॉलर द मास द स्मॉलर इज इनर्शिया। अगर कोई बॉडी मान ले 2 है, एक ये बॉल आपका है, ठीक है, ये बॉल आपका स्टोन का है, और यहाँ एक बॉल जो है आपका प्लास्टिक का है, ठीक है, प्लास्टिक का शेप दोनों का सेम है, इसका भी शेप सेम है, इसका भी शेप सेम है, लेकिन इसका मास ज़्यादा, इसका मास जो है आपका 10 किलोग्राम है, इसका मास जो है आपका 1 किलोग्राम है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों बॉडी में से इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। तो अभी आपको बताया गया कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा रहेगा उस बॉडी का इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिस बॉडी का मास कम रहेगा उस बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो हमारा इनर्शिया जो होता है वो किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। उस बॉडी का जितना मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा, उस बॉडी का मास जितना कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम। अगर 2 बॉडी का कंपैरिजन किया जाए, एक बॉडी आपका ज़्यादा मास वाला है, दूसरा बॉडी कम मास वाला है, दोनों में से इनर्शिया पूछा जा रहा है, तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा रहेगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जिस बॉडी का मास कम रहेगा उसका इनर्शिया क्या होगा,
कम होगा। ठीक है, पढ़ लिए इनर्शिया, पढ़ लिए, कंप्लीट डाटा मिला आपको, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसका एग्जाम्पल्स आखिर क्या होता है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। आखिर हम कैसे समझेंगे कि इसका क्या एग्जाम्पल? देखिए एग्जाम्पल दिया गया कि व्हेन अ कार और बस स्टार्ट्स सडनली द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड। अगर कोई बस रुकी हुई है, स्टॉप में अगर कोई बस है, आदमी क्या है, पैसेंजर्स जो होते हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या करता है ड्राइवर, अचानक इस बस को क्या करता है, मूविंग में ले आता है। लिखा गया स्टार्ट सडनली। जब उसको स्टार्ट सडनली बढ़ा दिया जाता है तो जो पैसेंजर्स होते हैं, जो ये सीट पर बैठे रहते हैं, उसका सीट जो होता है फॉल बैकवर्ड, मतलब पीछे की ओर झुक जाता है। तो पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये जो कंडीशन होता है इसमें दो फोर्स अप्लाई होते हैं। एक तो जो आदमी बैठा हुआ है, तो जो बैठा हुआ है तो नीचे का जो पोर्शन है वो स्टॉप में ही रहना चाहता है, जबकि ऊपर का बॉडी आपका क्या हो गया, ये मूविंग। दो पार्ट में तो अभी तो दोनों स्टॉप में था। जैसे ही ये गाड़ी क्या होती है, सडनली चलती है, तो ये जो है आपका क्या होता है, मूविंग में हो जाता है, जबकि ये जो पार्ट होता है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसलिए पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाता है। इसी का दूसरा एग्जांपल है कि अगर कोई गाड़ी मूविंग में है, कार हो गया या कोई भी बस, ये मूविंग में है, तो जब मूविंग में है तो ये आदमी जो बैठा हुआ, इसका नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट ये दोनों मूविंग में है इस समय। ठीक है, ये भी मूविंग में है और ये भी मूविंग में है। जब ये मूविंग में है, जब ये स्टॉप होता है, तो स्टॉप जो होता है ना, तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या होता है आपका, स्टॉप होने लगता है, ये स्टॉप हो जाता है, जबकि ये सोचता है कि हम मूविंग में ही रहे, तो ये जो होता है आगे की ओर झुक जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल जो होते हैं आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ का ही एग्जाम्पल है। एक और होता है कि जब हम लोग किसी भी कंबल को बीट करते हैं, मतलब पीटते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो उड़ने लगते हैं, यानी पार्टिकल्स हट जाते हैं, तो वहाँ भी न्यूटन फर्स्ट लॉ का ही एग्जाम्पल है। और मोमेंटम क्या डेफिनेशन है, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, मास को M से करते हैं और वेलोसिटी को V से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम इक्वल टू, अगर फॉर्मूला आपसे पूछ ले, मास इंटू क्या बताना, वेलोसिटी बताना। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, P इक्वल टू M भी होता है। P जहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, M किसको शो करता है, मास ऑफ बॉडी को शो करता है, V किसे शो करता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को शो करता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया, इफ ए बॉडी इज द रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो जाहिर सी बात है कि उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। पहले भी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना था कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, यानी वेलोसिटी उसका क्या होता है, जीरो होता है। तो उस कंडीशन में मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम ऑल्सो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मोमेंटम के लिए कंडीशन है कि अगर वेलोसिटी आपका जीरो हो गया तो मास कुछ भी रहे, मास मान ले 7 kg है, तो 7 इंटू क्या करेंगे, जीरो, ऑलरेडी मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो। अगर मास आपका जीरो हो जाता है तो भी मोमेंटम जीरो होगा, वेलोसिटी अगर जीरो है तो भी मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो दोनों कंडीशन में मोमेंटम क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मोमेंटम का अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये जो होता है इसका ऐसा यूनिट होता है किसका, मोमेंटम का। तो ये मोमेंटम है। मोमेंटम जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और मोमेंटम के ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है। मोमेंटम डिपेंड किस पे होता है, तो मास और वेलोसिटी पे मोमेंटम क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का मास जीरो है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर किसी भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है तो उसका भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट किस कंडीशन में निकलता है, तो P इक्वल टू क्या होता है, M इंटू V। अब देखिए ये मास हो गया, तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। जब ये कंबाइंड करेगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये ऐसा यूनिट किसका निकल करके आ गया, तो आपका मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो हो गया, मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो गया। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बनाया जाता है कि किसी भी बॉडी अगर 7 किलोग्राम 10 किलोग्राम का बॉडी है और उसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल इस तरह से हम लोग देखते हैं।
ये क्वेश्चन है मोमेंटम पे, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोमेंटम अ मैन ऑफ मास 75 किलोग्राम व्हेन ही वॉक्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन जो है फर्स्ट का, मास मेरे पास दे रखा है 75 किलोग्राम, ठीक है, और स्पीड जो है वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा है पी की वैल्यू क्या होता है, तो पी इक्वल टू होता है एम इंटू क्या होता है वी, तो 75 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मेरा मोमेंटम हो जाएगा। फर्स्ट का ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से बनाना सेकंड क्वेश्चन में क्या, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम। देखिए इसका जो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है या किसी भी बॉडी का मास ग्राम में दिया हुआ है तो उसे हम लोग पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर अगर किसी बॉडी का मान लो किलोमीटर पर आवर में दिया गया तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमको मास दे रखा है, यहाँ पे जो हम लोग को मास दिया गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन का, मास जो है 200 ग्राम है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 1/5 किलोग्राम हो जाएगा। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.52 किलोग्राम, ठीक है। 0 क्या लिख सकते हैं 2 किलोग्राम, ये मेरा m हो गया। v दिया हुआ है कितना 5 मीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा p इक्वल टू एम इंटू वी होता है, यानी 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है इसका क्या होगा मोमेंटम होगा। तो ये कुछ कंप्लीट मेरा मोमेंटम निकल के आ रहा। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप करके बताइएगा और हमें आंसर जरूर भेजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बॉडी ऑफ मास 25 किलोग्राम एज ए मोमेंटम ऑफ 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम दिया गया, बॉडी का मास दिया गया, उस बॉडी का वेलोसिटी पूछा जा रहा है कि कितना होगा।